नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख नदियों के नाम, उनके मानचित्र तथा इससे संबंधित प्रश्न जो हर वर्ष कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई एम विशाल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी या गंगा नदी? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी या गंगा नदी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेजन। इसका जो सही उत्तर है वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगर आप दक्षिण अमेरिका की तरफ देखते हैं तो ये सबसे बड़ी नदी है। अगर अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी ही है। और अमेजन नदी ख़ास तौर पे ब्राज़ील में बहती है और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, या इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से शुरुआत करता है और साथ ही साथ ये किस जगह पे जाके गिरती है, ये अमेजन नदी, और साथ ही साथ इस अमेजन नदी की लंबाई क्या है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है लेगो विल फेरो, पेरू। ये पेरू का एक स्थान है लेगो विल फेरो। वहाँ से ये नदी निकलती है और पेरू से होते हुए ब्राज़ील में पहुँचती है और ब्राज़ील की धरती से होते हुए वह ये अंटार्कटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 6296 किलोमीटर है। 6296 किलोमीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की तो आप देख सकते हैं जैसा कि मानचित्र में दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये है पेरू का स्थान। ये जो जगह है ये पेरू का स्थान है। यहाँ से अमेजन नदी निकलती है और निकलते हुए ये ब्राज़ील से होते हुए अमेजन जंगल भी यहाँ पर है। अमेजन जंगल से होते हुए ये जाती है अटलांटिक ओशन। ये रहा अटलांटिक ओशन। यहाँ पे जाकर वो समुद्र में मिल जाती है पूरब की तरफ। यानी कि इसका जो प्रवाह है पश्चिम से पूरब की तरह है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये पूरे के पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी है और ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जिसकी वजह से ये पूरे ब्राज़ील के साथ साथ पूरे के पूरे साउथ कॉन्टिनेंट को सिंचने का काम करती है। ये पूरी जितनी नदियाँ इसकी दिख रही हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं जो अमेजन से ही निकल के और जगहों पर वेनेजुएला, गुयाना, कोलंबिया, बोलिविया और ब्राज़ील के अन्य जगहों पर ये नदी पहुँचती है। अगर हम चूँकि ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील से संबंधित कुछ जानकारियाँ और भी ज्ञात कर लेते हैं। जो ब्राज़ील देश है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील पाया जाता है। ब्राज़ील एक देश है जो साउथ अमेरिका में है। साथ ही साथ इसकी जो एरिया है वो 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं, ब्राज़ील की कैपिटल का नाम ब्राज़ीलिया है, याद रखिएगा। कैपिटल जो है ब्राज़ील का वो है ब्राज़ीलिया। साथ ही साथ इसका जो करेंसी है, ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियाल है। ब्राज़ील की जो करेंसी वो डॉलर में नहीं है, वो रियाल है। साथ ही साथ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या करीब 20 करोड़ 11 लाख के आसपास है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो बोली जाती है लैंग्वेज, वो स्पेनिश यहाँ पे बोलते हैं लोग, कैस्टेलियन भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ सब ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो स्पेनिश यूज़ किया जाता है। जो ब्राज़ील का जो होम लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। इसकी जो निकबर कंट्री हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना इसका पड़ोसी मुल्क है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, गुयाना है, फ्रेंच है, गुयाना है, पैराग्वे और सूरीनेम भी इसका एक पड़ोसी या निकबरिंग कंट्री है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सूरीनेम ही एक ऐसा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऐसा देश है जहाँ पर आपको भोजपुरी जो लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज देखने को मिलता है सूरीनेम।
यहाँ पर सूरीनेम में आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलेगा, भोजपुरिया खास तौर पे लोग वहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम में प्रवाहित होने वाली सोंग का नामक नदी को किस नाम से जाना जाता है? वियतनाम में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको वियतनाम के लोग सोंग का बोलते हैं, सोंग का बोलते हैं। उसका अन्य नाम क्या है? पीली नदी, काली नदी, लाल नदी या देव नदी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल नदी। जो सोंग का नामक नदी है जो वियतनाम में प्रवाहित होती है उसको ज़्यादातर लोग लाल नदी के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोग जो वियतनामी लोग हैं वो लोग इसका नाम सोंग का बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैप में है, ये साउथ एशिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत और ये रहा चीन। और चीन का जस्ट नीचे एक देश है जिसको हम बोलते हैं वियतनाम। वियतनाम चीन का एक पड़ोसी देश है। ये चाइना है, चाइना के नीचे ही वियतनाम है और वियतनाम का पड़ोसी देश लाओस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नदी है रेड रिवर, ये रेड रिवर वास्तव में निकलती है चीन से होते हुए ये वियतनाम में आती है और वियतनाम में इसे सोंगको नामक नदी से बोला जाता है, लेकिन इसका असली नाम है रेड रिवर। इसका असली नाम है रेड रिवर। और ये रेड रिवर इसको क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स नेम्स कम फ्रॉम इट्स कलर विच इन टर्न्स कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द रिवर कैरीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेड सॉइल इन फ्लड पीरियड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ साथ वो जो नदी होती है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रेड सॉइल लेकर आती है। इसकी वजह से इसको हम रेड रिवर बोलते हैं। रेड सॉइल लाने की वजह से हम इस रिवर को रेड रिवर या लाल सागर भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? और ऐसी कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या ओडर नदी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेन्यूब नदी। जी हाँ, डेन्यूब नदी इसका सही उत्तर है। जबकि वोल्गा नदी जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा नदी है, वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। लेकिन दूसरे नंबर पे जो नदी आती है वो है डेन्यूब नदी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है डेन्यूब नदी। चलिए मैप में देख लेते हैं कि डेन्यूब नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कैसी ये जर्मन के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके ब्लैक सी में मिलती है। तो ये आपके सामने एक मैप है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी के पास एक जगह है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ से होते हुए ये जो नदी है डेन्यूब नदी है चलती है ऑस्ट्रिया से होते हुए हंगरी से होते हुए यूगोस्लावाकिया से रोमानिया से होते हुए ये अंत में जा कर के ब्लैक सी में मिल जाती है। ब्लैक सी को काला सागर भी कहते हैं। इस प्रकार से ये डेन्यूब नदी बहती है और काले सागर में जाकर मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे जर्मनी के एक ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई ये नदी कैसे यूरोप के कॉन्टिनेंट को चीरते हुए सीधे ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि डेन्यूब नदी का इतिहास क्या है। तो डेन्यूब अंग्रेजी वर्ड है, जबकि जर्मनी में इसे डोनाव कहा जाता है। मध्य यूरोप में बहने वाली यह एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ में स्थित है और यह फिर दक्षिणी पूर्व को बहती है। इसका जो डायरेक्शन है ये पूरब दिशा की ओर बहती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका बहने का डायरेक्शन है, प्रवाह है। साथ ही साथ ये बहुत ही अन्य यूरोपीय कंट्री हैं जो उनसे होते हुए निकलती है
और साथ ही साथ मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती है और फिर यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा बनाकर कृष्णा सागर में जाकर मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कृष्ण सागर क्या है, तो कृष्ण सागर कुछ और नहीं है, हिंदी रूपांतरण है ब्लैक सी का। ब्लैक सी जिसे हम काला सागर बोलते हैं, उसी को हम और शुद्ध हिंदी भाषा में कृष्ण सागर बोलते हैं। तो कुल मिला के ये ब्लैक सी है। डेन्यूब 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया है। प्राचीन काल में कुछ अरसे के लिए यह रोमन साम्राज्य की सरहद होने के लिए भी प्रसिद्ध है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओब नदी किस में गिरती है? ओब एक नदी है, वह किस महासागर में या किस सागर में जाकर मिलती है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या आर्कटिक सागर में। ओब नदी किस में जाकर मिलती है, किस सागर में जाकर मिलती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या आर्कटिक सागर में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्कटिक सी। जी हाँ, जो ओब नदी है वो आर्कटिक सी में जाकर मिलती है। और जो आर्कटिक सी है वो साइबेरिया, जो कि नॉर्थ साइबेरिया का जो प्लेस है वहाँ पर ये सी है, जिसे हम आर्कटिक सी कहते हैं। आर्कटिक जो पोल है वहाँ पे जाकर वो मिलती है। अब बात करते हैं आर्कटिक सागर की, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि ओब नदी जो है, इसे ओबी नदी भी कहते हैं, यह रूस में बहती है। ये जो नदी है ये रूस में बहती है और इसका जो इतिहास है, उत्तरी एशिया के पश्चिम साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। येंसी नदी को लेना नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। यह साइबेरिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ यह दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है जो कि रूस में पाई जाती है। चलिए मैप में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रूस का मैप दिख रहा होगा। इस रूस में हम साइबेरिया पे फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो ओब नदी है वो ओब नदी इस प्रकार से बहती हुई ये आर्कटिक, जो आपको ये नीला सागर जैसा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सी। क्योंकि इसके ऊपर आर्कटिक पोल है और उसके नीचे जो सी है उसको आर्कटिक सी कहते हैं। नॉर्थ पोल या आर्कटिक पोल, उसके साइड में ही आर्कटिक सी है। जी हाँ, तो इस आर्कटिक सी पे ही जाकर ये ओब नदी मिल जाती है। और इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से ओब नदी बहती है और जाकर के आर्कटिक सी में मिल जाती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं तो कुछ और भी रूस से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हम रूस की बात करते हैं तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। और रूस किस महाद्वीप में आता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि रूस किस महाद्वीप में आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रूस एशिया में काउंट होता है या यूरोप में काउंट होता है। तो हम आपको बता दें, जो रूस कंट्री है वो यूरोप और एशिया दोनों में काउंट होता है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। यह दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये जो रूस है, आप देखेंगे तो रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप में काउंट होता है और जो पूर्वी हिस्सा है वो एशिया में काउंट होता है। जी हाँ, इसलिए यूरोप जो देश है वो एशिया और यूरोप दोनों देशों के साथ दोनों कॉन्टिनेंट में गिना जाता है। ये रूस की सबसे बड़ी खासियत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के अगर कैपिटल की बात करते हैं तो रूस का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि क्वाड बन जाने के कारण रूस और भारत के बीच तल्खियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने पे इंटरेस्ट होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का मित्र और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब तक उनके स्वार्थ होते हैं तब तक एक दूसरे की मदद करते हैं, और जब एक दूसरे की काम निकल जाते हैं तो वो उनको पूछते तक नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल भारत और रूस बेहतरीन दोस्त हैं। रूस एक डगमगाता हुआ अर्थव्यवस्था लेकर चल रहा है, और भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द हमें भारत एक महाशक्ति के रूप में देखने को मिल सकता है आफ्टर चाइना। चलिए, एक प्रश्न और अधिकतर अमूमन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करता है। एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप मिलाकर के बनता है यूरेशिया। बहुत लोगों का मानना होता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो यूरेशियन हैं। माना जाता है कि जो यहाँ के आर्य लोग थे वो यूरेशियन थे, वो यूरेशिया से आए थे, यानी कि एशिया और यूरोप से जगहों से आए थे। और यहाँ पर लिखा है कि एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंत सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जो एशिया महाद्वीप है वो भूमध्य सागर, अंत सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, काकेशस पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली ये एक दूसरे को, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वो अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है, भूमध्य सागर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मैप का पार्ट और नदियों के पार्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।